अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट में आपका मेज़बान सजाद अहमद। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ जो एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं, ये वो शख्स हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पर छाए होते हैं और आज हमने इनसे मौका पाया और इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों के जो सवालात थे। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जज्बे में अब मैंने अपनी बात रखी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा सेहत से ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ। तो यकीनन मुझे काम करना है, इलाके में आना है, ज़रूरी है। और वैसे भी आपने दिल्ली का मौसम अलग है, जम्मू का मौसम अलग है, जब आप डोडा में आओगे तो यहाँ का मौसम अलग है। और जब हम आए तो उस दिन बर्फ़ हुई, बारिश हुई, सर्दी का मौसम रहा है। तो थोड़ा सा मौसम की चेंजिंग के बाद तो माहौल बदल ही जाता है, तो इंसान का शरीर भी कहीं ना कहीं। चलिए, अब आप फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर आप दस्तक दे चुके हैं, तो चलिए आप आने वाले वक्त में जैसे ही असेंबली का इजलास होने वाला है, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट बिल जो है शराब के रिलेटेड, जो कि शराब बैन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, तो आपकी क्या राय है? देखिए, ये बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पे बात रखी जाती है, होनी चाहिए असेंबली के अंदर। ये अगर बात मुद्दा उठेगा तो यकीनन इस पे पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको लागू किया है, वो भी कोई पॉलिटिशियन ही है, वो भी कोई सरकार ही है जिन्होंने इसे लीगल किया है और जगह जगह तक पहुंचाने का काम किया। उसमें भाजपा का एक अहम रोल रहा है। अब अपोजिशन हो या सरकार में बैठे लोग हों, जिस तरीके से अलायंस की सरकार है, उमर साहब की सरकार है, यकीनन रेजुलेशन लाने के बाद अगर पाबंदी लगे या उसके अलावा भी पाबंदी लगाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं, आप रेजुलेशन लाएंगे तो नहीं, सरकार आपकी का क्या राय, जाती राय क्या है आपकी? हमारा भी यही है, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखा कि ड्रग्स के रिलेटेड, ड्रग्स शराब आप मान के चलें या ड्रग्स आप मान के चलें, तो नशा तो नशा ही है। मैं कहता हूँ कि अगर ड्रग्स लीगल नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर या डोडा के अंदर, कहीं पे भी नहीं है, पूरे देश के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। बिल्कुल, मगर आप ये बताइए हाँ ना कि हाँ, पुलिस भी तो इतना बड़ा काम करती है। वही कल ही जो है आपने देखा डोडा के अंदर एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया, उससे पहले भी यहाँ पर बहुत मैं सारी ऐसी वही कह कार्रवाई की, मैं लेकिन ये ड्रग्स आता कैसे हाँ है, हाँ, वही इस मैं पर कह रहा किस हूँ, तरह के काम होने वही चाहिए? मैं कह रहा हूँ। अगर मान के चलिए, आप अगर हम शराब बंद भी कर लेते हैं, आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कभी एक ठेका हुआ करता था, या पहले उससे पहले कभी होता ही नहीं था, तो भी लोग शराब पीते थे। आपको अगर याद होगा, पुराने जो लोग मुझे देखेंगे वो समझ सकते हैं इस बात को। पहले तो था ही नहीं ठेका, फिर उसके बाद एक ठेका खोला गया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इवन की किश्तवाड़ भी उसमें था। तो उसके अलावा आज की तब भी शराब पीते थे, आज भी शराब पीते, और जगह जगह आज तो भाजपा की मेहरबानी से हर तहसील के अंदर इनने ठेके पहुंचाए और लीगल किया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बंद भी हो जाए, मेरा ये नहीं कि ना हो, बंद हो भी जाए, लेकिन फिर भी देसी शराब आम हो जाएगी, क्योंकि बनाने का तरीका लोगों के पास ऑलरेडी है। और आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर देसी शराब बिकती है, बनाई जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ड्रग्स, एक जो ड्रग्स है जो लीगल नहीं है सरकार के अंदर, इस देश के अंदर लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है, हमारे पहाड़ों के अंदर बेचा जा रहा है। आप इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन कौन दे रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप ड्रग्स हैं। हाँ, नहीं नहीं, ड्रग्स नहीं, जो ड्रग्स हैं जिससे आप नशे से बाहर नहीं आ सकते हो, और बहुत सारे लोगों की उसमें जाने गई हैं, मासूम मासूम बच्चों की जाने गई हैं। क्या सरकार को इसके बारे में पता नहीं? क्या लोगों को इसके बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए? और आपने कहा आता कहाँ से, वही मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर आ कैसे रहा है? अगर इतनी सरहदों पर फौज भी लगी है, सारी चीजें बंद हैं, या इनका आप देखेंगे कोई भी किसी भी जगह कुछ भी होता है तो पुलिस को खबर होती है। क्या ये ड्रग्स की फैक्ट्रीज क्या अपने देश के अंदर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है? अगर हैं तो क्या पुलिस को खबर नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को खबर नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार खुद ही सरकार चाहती है ये चीजें बिके, मगर क्योंकि सरकार के पास एक ऐसा है ना कि वो कानून इस तरह का बनाए कि ताकि इबरत एक बन जाए। क्या बनाए? रोका जा सकता है, करप्शन रोकी जा सकती है, ड्रग्स रोका जा सकता है, शराब को बैन किया जा सकता है, जैसे बिहार के अंदर की किसी और राज्य के अंदर एक बार हुआ था। हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए, उसके लिए सोच होनी चाहिए। इनका विजन क्लियर है, क्योंकि ये शराब इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें माल मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने देखा कि रेवेन्यू जनरेट करना सरकार के लिए एक अच्छी बात है, होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने कल एक आदमी से बात की, जैसे यहाँ पर
टोल वगैरह, टोल टैक्सेस लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए जाते हैं, अलग अलग किस्म के टैक्सेस लिए जाते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे ये जो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स रहता है, होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, लेकिन आप टैक्स वैसे ले रहे हैं जैसे अगर हम म्यूनसिपैलिटी डोडा की बात करें। देखिए, एक साफ सुथरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें किसी को दोहराई नहीं है, किसी को समझने की जरूरत नहीं है, एक साफ अंदाज में बात कह रहा हूँ। हमारे डोडा के अंदर मैंने म्यूनसिपैलिटी के बारे में जाना, 1 करोड़ कुछ रुपया हमारा सालाना आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ तो आता है, लेकिन उस 1 करोड़ के बाद अगर 3 करोड़ उस पर कमाने वाला एक आदमी है और आप डोडा की म्यूनसिपैलिटी को चलाने के लिए 1 करोड़ दे रहे हैं, उसके लिए अगर देखिए मेरे बस चले या सरकार से मैं बात करूंगा इस मसले में, हमें उसके टेंडर नहीं निकालने चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी एक लोग पड़े हुए हैं म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो छोटे छोटे अमाउंट पे काम कर रहे हैं। हमारे पास अपना मुलाजिम तबका है, उन लोगों को हम लगाएंगे जो इस पैसे की वसूली करेंगे और डायरेक्ट जो है खजाने में पड़ेगा, क्योंकि वो तरीका भी है। और उससे अगर हम 1 करोड़ का टेंडर निकाल रहे हैं, उससे हमारे रेवेन्यू में इतना जनरेट होगा, मुझे लगता है 4 करोड़ भी पार हो जाएगा। जिस तरह पे हमारे यहाँ से यहाँ टैक्स वसूला जाता है, उस तरह से हमारे यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसमें पॉलिसी फ्रेम की जाए, टैक्स लिया जाए, लेकिन लेने के लिए कोई लीगल तरीका हो और बेहतर के लिए काम किया जाए। वरना अगर आप टेंडर दे रहे हो, लूट खसूट हो रही है, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ कोई ले रहा है लोगों से, तो यकीनन 1 करोड़ से आप क्या डेवलपमेंट करोगे। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्कीम्स हैं। लेकिन वैसे शराब पर भी अगर आप देखेंगे, ये बड़े बड़े नेताओं के ठेके हैं, बड़े बड़े नेताओं के। और शराब भी अब ब्लैक में बेची जा रही है, उन्हीं दुकानों पर ब्लैक में भी बेची जाती है, खुलेआम कमाया जा रहा है। मुझे किसी साथी ने कहा था आप शराब पे बात कीजिए कि वहां पर ब्लैक क्यों बेची जा रही। मैंने कहा अगर मैं करूंगा वो पूछेंगे लोग क्या आपने कब खरीदी, है ना। तो ये चीजें, उस पर मैंने ये नहीं कहा। अब अगर शराब के खिलाफ कोई बात करेगा, ये ब्लैक बिक रही है, तो उसको कहेंगे नहीं ये पक्का शराबी है। देखिए, हम उस एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम इस एंगल से देख रहे हैं कि लूट हो रही है। जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दिया जाना चाहिए था, वो गुंडे मवालियों को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये चीजें हैं, बैन होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में पॉलिसीज का बेहतर करना और उस विजन के साथ आना बहुत जरूरी है। चलिए, एक और क्वेश्चन जो है, आपने परसों आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे एमजी नरेगा का वो काम जो है गांव देहात के अंदर होता है, उसमें आपने कहा था कि वेंडर को बीच में न रखें या ठेकेदार को बीच में न रखें। जिन लोगों ने काम कराया है वो खुद जो है अपने दस्तखत करें और वीडियो से जो है पैसा वसूल कर सकते हैं, जिस तरह से भी उनका एक प्रोसीजर होता है। तो आपकी क्या राय है उसमें? लोग तो कहते हैं कि हम करें, लेकिन उसका लीगल प्रोसीजर या आज तक ऐसा हुआ इसमें ऐसा है, मैं यहाँ का एक एमएलए हूँ, है ना, सरकार का एक हिस्सा हूँ और जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहता हूँ, और वहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम ने मुझे जिम्मेदारी दी है। देखिए, अगर आप देखेंगे करप्शन पीक पर है, छोटी से छोटी जगह पर जो अगर आप देखेंगे तो करप्शन के बगैर काम नहीं होता है। या तो वो दरवाजा नहीं खुलता है, अगर खुलता है तो देखा जाता है जेब कितना भरा हुआ है और इसके कागज किस किस्म के हैं। यहाँ पर ये समझा जाता है कि हमारे कलम में वो ताकत है कि हम उसकी जेब से कितना वसूलेंगे। हालांकि इसलिए उसकी ताकत को नहीं है कि यार ये हमारे पास इतना बड़ा मौका मिला है, हम उस चेयर पे बैठे हैं जहां से हम इसकी जमीन की अदायगी करेंगे या उसे इसका हक दिलाएंगे। ये उस आदमी को एहसास नहीं, बस उसको ये एहसास है मैं इस कुर्सी पे हूं, मेरी इस कलम के बगैर इसको ये काम नहीं होगा, फिलहाल दे दीजिए, उसके बाद कीजिए। उसी तरह पे अगर आप देखेंगे एमजी नरेगा एक स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, हर घर तक टच है। चाहे जिस घर के अंदर चूल्हा जलता है उस घर को जो है रोजगार मिलता है, जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिलता है। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे, एक आम आदमी के लिए, एक बेरोजगार के लिए 100 दिन का रोजगार रखा है ना, 100 दिन का रोजगार रखा है। ये आम आदमी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग इसके बारे में अच्छे से नहीं जानकारी ले पाएंगे तब तक आप भी नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। 100 दिन का रोजगार रखा है और साल में उसे 100 दिन का काम देना है। जब वो आदमी काम करता है, होता क्या है कि मटेरियल जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट करनी होती है और उसे रोजगार देना होता है और इलाकों को, गाँव को, देहात को बेहतर करने के लिए वो पैसा दिया जाता है। वो रोजगार नहीं होता, एक तरीके से काम होता है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन चलो उसी बहाने उसको रोजगार भी मिल जाता है, उसके गाँव की बेहतरी भी होती है। होता क्या है कि देखिए, एक मजदूर से मजदूरी कराई जा रही है और जो गवर्नमेंट का काम था मटेरियल देना उस मजदूर को, ताकि वो मजदूर मजदूरी करे। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ मजदूर को बताया जाता है कि
तेरा ही घर है, तूने ही पत्थर का इंतजाम करना है, तूने ही मिस्त्री का इंतजाम करना है, तूने ही लेबर का काम करना है, और उसको मिलेगा 100 दिन का रोजगार। ये है यहाँ का तरीका। हालांकि मजदूर से आप ये, अगर मैं अपने घर में मजदूर को लगाता हूं तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि सीमेंट तूने खरीदना है। अगर मैं अपने घर में मजदूर लगा रहा हूं, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैंने वो टाइल लगानी है तू खरीद के दे। मैं मजदूर को सिर्फ ये काम करने के लिए, भाई तुमने टाइल लानी है और लगानी है, क्योंकि मैं लगाने के पैसे दे रहा हूं, उसके दिन के पैसे दे रहा हूं। टाइल मुझे खरीदनी है क्योंकि बेहतर मुझे बनाना है। सरकार की ये पॉलिसी साफ है कि मटेरियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मजदूरी का काम जॉब कार्ड होल्डर करेगा। लेकिन हमारे इलाकों के अंदर क्या होता है, कई सालों से जब से मनरेगा आया है, कि उसी जॉब कार्ड होल्डर को पत्थर भी निकलवाया जाता है, उसी जॉब कार्ड होल्डर से जो है काम भी करवाया जाता है, उसी जॉब कार्ड होल्डर से जो है सीमेंट भी मंगवाया जाता है। और बजरी का पैसा आज तक कई सालों से पेंडिंग लोगों का है, और जो कैरेज है वो भी लोगों, गरीबों का, गरीब के खच्चर वाले, उन्होंने ढोया, उन्होंने मटेरियल दिया, उनके बिल अभी भी पेंडिंग है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आज की डेट में जो हमने बात रखी है, मैंने कहा है कि जो जिसका हक है उसको वो मिलना चाहिए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेंडर निकाले। ज्यादातर टेंडर निकालने में जो ज्यादातर मेजॉरिटी है वो ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों की मिसेजेस हैं या उनके रिलेशन के लोग हैं जिन्होंने इस मटेरियल में टेंडर डाला है। जैसे ठेकेदार बने। हाँ, सुन लीजिए, वो लोग ठेकेदार बने हैं। अब जब ठेकेदार बने, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, वो बने, कोई भी काम, किसी को भी काम करने का हक है, किसी को भी पैसे कमाने का हक है, लेकिन सब लीगल। मुझे सारा काम लीगल चाहिए। अब क्या होता है कि मटेरियल उन्होंने डाला है नहीं, अब मटेरियल का बिल उसी के नाम के निकलेगा क्योंकि वही उसका ठेकेदार है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो जमीन पर काम किया है उसका मटेरियल उन्हीं लोगों ने डाला है। किन लोगों ने? जो जॉब कार्ड होल्डर है। ठीक है। अब जो एक आम आदमी जिसने सिर्फ टेंडर डाला है, मटेरियल नहीं डाला है, अब उसको पैसे लेने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ेगी। अब अगर वो आदमी सड़कों पर आ जाएगा और डिपार्टमेंट इतना बेभरम रहेगा, उसको कोई फिक्र नहीं होगी, वो जानते हुए भी कि इस ठेकेदार ने मटेरियल नहीं डाला है, फिर भी डिपार्टमेंट उसको पैसा देगा और फिर उसे ये ना कहे कि जिसने मटेरियल डाला है उस तक पहुंचाए, फिर मेरे को तकलीफ होगी। सुन लीजिए पूरी बात, नहीं, ये पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और ये चीजें बड़ी बारीकी से समझाना मेरा फर्ज बनता है और लोगों को जागरूक करना। जब तक नहीं लोग जागेंगे तब तक इनके कान के पर्दे नहीं खुलेंगे। और अगर लोग नहीं जागे, अगर मेरे दौर के अंदर ऐसा सिस्टम मुझे दिखा, मुझे लोगों ने बताया, और इस दौर के अंदर मैंने बार बार कहा है कि इस बार इन लोगों को मौका है अपने आप को साबित करने का, वो पाप धुलने का जो पहले दौर के अंदर इन्होंने किया। आज उस आदमी को उसका हक मिलना चाहिए जिसने वो काम किया है। चाहे उसने 10,000 का काम किया, अब उसके बदले उसको 50,000 का मटेरियल मिलता है, लेकिन जिसने डाला है उसको 40,000 का फायदा होना चाहिए। चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका रिलेटिव हो, इसका रिलेटिव हो, जिसने वक्त पर मटेरियल दिया है उसी आदमी को उसका फायदा होना चाहिए। अगर वो एक आम आदमी ने डाला है तो आम आदमी को पहले पैसा मिलना चाहिए, और ठेकेदार को डालने से पहले डिपार्टमेंट को उसे बताना चाहिए कि ये धांधली कल को नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए मैंने कहा कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स है, जिन्होंने उस जगह पे काम किया है, वो लिखत में देने चाहिए। बीडीओज को ये हिदायत मैंने ऑलरेडी की भी है और आखिरी बार बता भी रहा हूं, क्योंकि ये गलती अगर आप बार बार करेंगे तो इस बार मौका नहीं है। इस बार कोई भी मौका नहीं है और किसी को सिपेयर नहीं किया जाएगा। कोई इस भ्रम में रहे कि एक बारी मैंने मामला देखा था, शायद आपको याद होगा, इलेक्शन एमपी के चुनाव के बाद दफ्तर के बाहर जिस तर्ज पे मैं बैठा था, तब मेरे पास ताकत भी नहीं थी, तब इन्होंने अपने ताकत के दम पर मुझे रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन आज के बाद न मैं उनको घर से बाहर निकलने दूंगा और न दफ्तर में घुसने दूंगा। अगर इन लोगों ने धांधली फिर से की, ये बात आपके चैनल से मैं इन लोगों को बता रहा हूं, और ये साफ लफ्जों में, मुझे इसमें अब कुछ करना नहीं है, लेकिन इनको इनकी औकात याद दिलाना ये मेरे लिए बेहतर है। और अगर ये लोग मुझे शांत देखना चाहते हैं, अगर इनको अपनी इज्जत प्यारी है, तो इज्जत का ख्याल बड़े ऑफिसर भी करे और छोटे मुलाजिम को भी बता दे कि इंसाफ चाहिए मुझे। अगर मेरा गरीब कहीं पे भी मुझे दिखा कि उसको काम करने के बाद उसका मुआवजा नहीं मिला, वो पैसा खाने वाला एक दलाल है, और इन ठेकेदारों का दलाल है, और इन मुलाजमों का या अफसरों का साथ चलने वाला आदमी है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बात इनको बता दो कि मुस्तहिक का पैसा मुस्तहिक को मिले, और इस काम का जिम्मा सिर्फ मुझे नहीं है, इस काम का जिम्मा वीडियो
VLW, जेईज, वो सुन लें, XCN, R&B, ये जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो मेरे दिल के अंदर हैं। अब मैं भड़ास गुस्से से निकालता हूँ, इन्हें लगता है मुझे पता नहीं है। जो इन दफ्तरों के अंदर बैठे बड़े बड़े लीडर हैं ना, जो पैसा लेकर जहां से बिलिंग करते हैं, मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, और मैं इन दफ्तरों में अभी तक गया नहीं हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पहली बार मौका मिला है, आपके हाथ में है, आप उस काम की ताकत, अगर आप 100 रुपए देकर 1000 का इलीगल काम कर सकते हो, क्या बिना 100 रुपए के किसी गरीब का उजाला नहीं कर सकते हो? कि खाना जरूरी है, आपको एहसास थोड़ा भी नहीं है। और इन लोगों को आखिरी बार बता रहा हूं कि इस बार जो बिलिंग होगी उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। और आवाम को बता रहा हूं कि जितने लोगों ने काम किया है वो अपना एक रेजोल्यूशन तैयार करें और वीडियो दफ्तर में रसीद देकर आए, रसीद देकर आए, फिर जाकर अगर वीडियोस गलत करेंगे। ये नहीं कि जिसने मटेरियल, वो सकता है एक आम आदमी भी होगा, वो वेंडर नहीं होगा, वो ठेकेदार नहीं होगा, लेकिन ये बीडीओज का काम है, जीआरएस का काम है, VLWs का काम है कि उस ठेकेदार को इतना बताएं कि यार तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये मटेरियल नहीं डाला। वो सबलेट है, वो एक आम आदमी जॉब कार्ड होल्डर वो ठेकेदार की तरह सबलेट पे काम कर रहा है, लेकिन उस जो सबलेटी है उसको वो पैसा मिलना चाहिए। और इस बात की गारंटी या तो वो दे या तो वो ठेकेदार दे। अगर इसमें धांधली इस बार हुई तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये चेतावनी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुने, चाहे वो लोग सुने जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे बीडीओज हैं, कोई इस भ्रम में ना रहे कि मैं किसी को छोड़ने वाला हूं। और फिर कोई ये बताए कि ये जेई की गलती थी, ये VLW की थी, ये जीआरएस की। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं, जवाबदेही मेरी है। और अगर मुझे जवाब देने पे बात आएगी तो मैं जवाब लेना तुमसे जानता हूं। तुम्हारे घर की नीलामी करके उसकी वसूली करने के लिए कोई भी ऐतराज नहीं। ऐसे बहुत सारे काम हमने भी देखे जहाँ पर किसी को प्रोटेक्शन वॉल देनी थी, वहाँ पे सिर्फ उसको पत्थरों की जरूरत थी। उसने पत्थर अपने ही खेत में निकाले, आसपास में वहीं पत्थर थे, उसने वहीं पत्थरों का जुगाड़ किया और वो दीवार जो दे दी। लेकिन उसमें न किसी वेंडर को बीच में रखा, न कोई ठेकेदार था, सिर्फ काम खुद किया, लेबर वहाँ पे थी। अगर वो बोलता है कि अब यहाँ पे ठेकेदार का कोई काम नहीं था, मटेरियल तो मैंने लगाया, तो फिर उसको वो पैसा नहीं, मटेरियल लगाया कैसे नहीं, आप सुनिए, पत्थर लगाए, नहीं, अगर वो पत्थरों का ही काम था, अगर आपको दीवार देनी है, उसमें ज्यादा बहस मत कीजिए। देखिए, इसमें आपको एक आम आदमी के बारे में या जॉब कार्ड होल्डर को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे एक ठेकेदार जो टेंडर देता है, 10 लाख की बिल्डिंग बनाता है, और उसे अगर उस जगह पे पत्थर ज्यादा निकलते हैं वो वही पत्थर लगाता है। उसका मकसद होता है बिल्डिंग तैयार करना। आप एक जॉब कार्ड होल्डर चाहे 10 हो या 5 हो, अगर आपने उनको बताया कि 10 मीटर आपको प्रोटेक्शन वाल देना है, तो वो उनके पत्थर घर से निकले या उनके खेत से निकले, जब जेई जाएगा उसने खाली माप करना है ये 10 मीटर है कि नहीं है। अगर वो 10 मीटर पूरा है और अच्छा है तो उसको उसके हिसाब से बिल बनाना चाहिए। वो उनका, वो चोरी से पत्थर लाए, वो कहीं से भी लाए, वो दरिया से लाए, वो कहीं पहाड़ी से तोड़ कर लाए, वो उनका मामला नहीं। उनका मामला ये है कि ये 10 मीटर की दीवार उसको चाहिए थी, 10 मीटर लगी है, उसका बिल बनाकर, उसका एस्टिमेट बनाकर उन लोगों। उसमें मसला ये है ना, जैसे 2.5 लाख का काम है, उसमें ये कहा जाता है कि ये लेबर का इतना बजट था, वो इसमें ठीक है, लेबर का नहीं, हो नहीं, गया, वो लेकिन 60-40 बाकी का वाला ratio। बजट जो है वो बांट दिया जाता है। वही उसी, अब ये जो कहानी इतनी बताई है मैंने, ये वही कहानी है जो आज तक पहले होता था, काम कोई करता था। ये जो गुंडे मवाली, ये जो बड़े बड़े नेताओं के साथ चलते थे, आपको क्या लगता था इनको पैसा कौन देता था? ये तो वही पैसा खाते थे। घर बैठ के किसी ने टेंडर दे दिया, उसके अकाउंट में पैसा पड़ता गया, वो खाता गया, और फिर जब कोई शिकायत करने जाए, जनाब ये मेरा है, पुलिस बोलती है हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लेन देन वाला मामला है, तो लेन देन के मामले में हम नहीं देखते, लेकिन लेन देन वाला मैं देख लेता हूँ। कोर्ट के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लोग खड़े हो जाएंगे, वसूली यहाँ कर जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन आज हम देख रहे हैं घर घर जो है स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। आज डोडा के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब ये 200 यूनिट बिजली को हमने देखा नहीं, लेकिन किश्तवाड़ के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है कि फ्री बिजली मिलनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि खिताई चनाब से ही बिजली का जो भी यहाँ से बहरान भी होता है और बिजली भी प्रोड्यूस यहीं से होती है। तो आप जो है असेंबली के अंदर इन बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं? असेंबली शुरू ही कहा हूँ। नहीं, इससे पहले भी आपके जो आपको कब लगा हमने बिजली को लेकर बात नहीं? हमने तो दिल्ली के उन चुनाव में हमने इस बात को उछाला। सुन लीजिए, जब मौका मिलेगा हम पूरी ताकत से बोलेंगे, और जिस दिन हमारे पे बात आएगी
जिस दिन मेरी आवाम मुझ पे और भरोसा करेगी, जिस तरीके से उन्होंने वोट देकर मुझे इस काबिल समझा कि हमारा नुमाइंदा बन सकता है, उसी तर्ज पे कुछ फैसले हमने पहले भी लिए हैं और कुछ फैसले हम और लेंगे। इसमें लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं और सरकार को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मीटर लगाएं, ये कुछ भी लगाएं, बिजली हमारी है, बिजली हमारा हक है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन शर्त एक है, उसमें या तो सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा या तो आवाम को स्ट्रेट लाइन पे आपने एक इंटरव्यू दिया था, वहां पे कहा था आपने कि आप किराया नहीं दीजिए। वो अभी- आप मुझे बताइए कि किराया न दें उस पे, तो बाद में उस पे जैसे अगर 1 महीने का नहीं दिया जाता तो दूसरे महीने में तो वो उसके ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सरकार तो छोड़ेगी नहीं। ये सरकार किसकी है? नहीं, सरकार का मतलब नहीं, किसकी सरकार? किसकी? सरकार तो मान लीजिए हम लोगों की है, किसके लिए है? तो हम लोगों के लिए। जब लोगों के लिए है तो सरकार इतना टॉर्चर क्यों करेगी? सुन लीजिए मेरी बात। अगर दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, मोदी जी कह रहा है कि हम उस स्कीम को नहीं छेड़ेंगे। अगर दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारे तो यहाँ पैदावार हो रही है, उनको अगर खरीद के दी जाएगी तो हमारा जो फायदा है, जो मुनाफा है, जो बिजली से कमाई हो रही है, वो कमाई हमें दे दे। उस कमाई से इन्होंने कुछ बनाना था, क्या बनाया? इतने इतने प्रोजेक्ट आए, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया हमारा, किसी एक जगह इन्होंने प्रोटेक्शन वाल नहीं लगाया। अभी आप देखेंगे बटोत से बांध लगा हुआ है, डोडा तक पानी जमा होता है, हमारी मार्केट सारी की सारी खत्म हुई। उस मार्केट से जो लोगों को नुकसान हुआ, उस पुलडोडा के अंदर जो नुकसान हुआ, उनको अभी तक सरकार जमीन नहीं दे पाई, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दे पाई। अगर सरकार अपना फैसला तोड़ सकती है, सरकार अपना काम पूरा नहीं कर सकती। हमारे लोगों ने इतनी ज़मीनें दी, जहाँ पे मालकी ज़मीन थी उसमें अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार भी कई सालों से हमें रोक के रखी है, तो हम भी सरकार का पैसा, रेवेन्यू अगर एक दिन रोक देंगे, 10 साल के लिए रोक देंगे, तो हम कौन से गुनाहगार हो गए? सरकार के पास कितनी लाइबिलिटी है हमारी? जिन लोगों ने खजरों पे मटेरियल ढोया है, सरकार ने उसके फोटो लगाए हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया, उसके बिल अभी भी पेंडिंग है। आपको नहीं लगता आज जो काम हुए हैं ट्रेजरी के अंदर बिल अभी भी पड़े हुए हैं लेकिन खाली है? कई सालों से लोगों की लाइबिलिटी सरकार के पास, सरकारी काम किए हुए वो लोगों को कई सालों से नहीं दे रहे। और जब हम किराए देने पे बात आएगी, हम भी 10 साल के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सरकार का पैसा आवाम के पास होगा तो निचोड़ेंगे, लेकिन जब हमारा पैसा सरकार के पास होगा तो हम किसे पकड़ेंगे? ये चीज़ें भी समझनी होंगी। हिसाब बराबर है, लेकिन यहाँ सरकार हम पे हावी हो रही है, हमें लूटने का काम कर रही है। ये बड़े नेताओं को समझना होगा कि आम आदमी को निचोड़ने में हम कोई कसर नहीं रख रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी थोड़ी सी हिम्मत क्या करे या थोड़ा सा रोक क्या दे, उससे जब अपना, ये तो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ और इसमें हम सफल होंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं देंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? दे देंगे 5 साल के बाद, जब पैसा बनेगा दे देंगे सरकार को। जैसे ये लोग कहते हैं अभी हमारी ट्रेजरियां खाली है, जब इनके खजाने खाली हैं तो हमारे किसने भरने हैं? लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा जब सरकारी खजाने में पैसा ही नहीं है? तो लोगों की जेब में 5 साल के बाद देंगे तो उस पर तो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बाद की बात देखेंगे ना। विजय माल्या यहाँ इतना कितना पैसा उठा के कहाँ है वो? उसने कौन सा इंटरेस्ट भरा? अडानी अंबानी लूट खसोट कर रहा है देश का। सब तो बोल दें तमाम लोगों को तो कल के बाद नहीं देंगे। मैं तो कहता नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे एक मुकाम पे आकर, जैसे एक साथ मिलकर महराज को वोट दिया। देखिए, अगर इतने लोग बागी हो जाएं, अपनी बात रखें, माने बात को, तो मैं देखता हूं दुनिया की ताकत इन्हें नहीं रोक सकती है। मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, मुझे असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है, आवाम के साथ खड़ा हूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, आपका दिन जाया होगा, आपको पुलिस से सामना करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान होगी, हमारे जो लोग चल रहे हैं सड़कों से उनको परेशानी होगी, घरों में लोगों को परेशानी होगी। सिंपल तरीका है, बाइकाट कर दो। मतलब बिल देना ही, भरना ही नहीं, बैंक जाना ही नहीं। उसके लिए अगर किसी को देखिए, हमारे लोग क्या हैं, यहाँ गाड़ियों का लोन बहुत सारे लोगों ने लिया, देखा है आपने, लेकिन किस्तें ड्यू है। लेकिन जब बिजली का किराया शाम को आ जाता है, सुबह उसके घर का एक बड़ा मौजिज आदमी उस बिल को जेब में रख के सुबह लाइन में लग के उसकी अदायगी करता है, खुआ उसको उस महीने बिजली आए या ना आए। आपने देखा होगा। अब बिजली को किराया ना देने से आप इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? मत दो यार, 300 400 500 1000 आता, मत दो। नहीं, उसकी बिजली काट दी जाएगी ना। वो बाद की बात, कितनों की काटेंगे, बस ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, आपने कहा कि देना बंद करें, नहीं, मैंने कहा एक वक्त तय करना पड़ेगा। जैसे चुनाव का दिन एक तय होता है और रिजल्ट का दिन एक तय होता है, और सब लोगों को उस दिन वहां पर वोटिंग के लिए जाना होता है। एक दिन एक बात पे जिस दिन आवाम खड़ी हो जाएगी और अपना फैसला सुना देगी, मैं तो फैसले के लिए तैयार हूं और मैं इस जुर्म को करने के लिए आवाम के साथ खड़ा हूं।
मैं खड़ा हूं, लेकिन अब आवाम की जिम्मेदारी बनती है, कोई एक दिन तय करेंगे जिस दिन देखेंगे हम ये माहौल, ये अपने बात पे नहीं आएंगे, 200 यूनिट फ्री नहीं करें। फिलहाल तो हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। देखिए 200 यूनिट वो बाद की बात है, फिलहाल हमें 24 घंटे बिजली चाहिए ताकि हम उस बिजली से रोजगार कमा सकें। आप मुझे बताओ, आप रोजगार किससे कमा रहे हो इस वक्त? दुनिया अगर आप बाहर देखोगे, जम्मू देखोगे या कश्मीर या बाहर, उससे बाहर सिटीज को देखोगे, सारा काम, सारा जो कारोबार है, सारा जो बिजनेस है, सारा जो बेरोजगार नौजवान है वो बिजली से काम ले रहा है। और हमारे खिताई जनाब में मोबाइल चार्ज करने के लिए डिमांड हो रही है, तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? हमने सबसे पहले ये डिमांड, अभी आप जा रहे हैं किसी भी ऑफिस में जाना है, आपको किसी का डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, लाइट बंद होगी, मशीन ठप होगी, आपका फोटो स्टेट नहीं कर रहा है ना? तो हमें पहले 24 घंटे बिजली चाहिए ताकि रोजगार के मौके भी खुले और ये हमारा हक हमें मिले भी, और दिखे कि हमें लाइट है और हमारे यहाँ पैदावार है। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट आज तक जिंदगी में देखे ही नहीं, जिन्होंने पानी का डैम देखा ही नहीं है, वो लोग 24 घंटे जला रहे हैं, और हमारे लोग बिजली के किराए के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे लोगों को अंदर भी कर दिया। नहीं, अंदर किया, ये उन लोगों, उनके ऊपर लगा ये उन लोगों की भी गलती है और वहां के उन नेताओं की भी बेवकूफी है। मुझे एक बात बता दीजिए, जिस वक्त जेपी का प्रोजेक्ट, जेपी का गालबन बना है, जेपी का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, उन्होंने वादा किया था वहां की आवाम से कि 5 और 15 किलोमीटर के अहाते में जितने भी लोग आते हैं उनको हम बिजली फ्री देंगे। क्या वहां के नेता मरे हुए? वो दलाल इस वक्त आम आदमी को खड़ा करके उसको खिलाफ FIR करवा रहे हैं और खुद लीडर बनेंगे, चुनाव के दिन खड़े होकर निकलेंगे कि हमें ना वोट दे दो, हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं। वहां इस वक्त पिसकौन रहा है, किन लोगों की जमीनें खत्म हो गई है। क्या आप उनके किए हुए वादे को पूरा नहीं करवा सकते हो? जेपी एक छोटी कंपनी नहीं है। जेपी के लोग अगर मेरी आवाम को धोखे से ये चीज छीन सकते हैं तो मैं तो आवाम के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा हूं, हमारा हक है, हम नहीं देंगे इन लोगों को। ये कौन सी बात है? और नेता खामोश हैं, उन लोगों के साथ किया हुआ वादा सरकार के सामने और इन चीजों की लिखत हुई है, और आज उन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वहां के नेता हैं। नेताओं का क्या काम है? क्या काम है मुझे बताओ? एक लीडर बनने के बाद लीडर को क्या करना है? आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे क्या करना है? मुझे काम करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिल्कुल। और जहां आवाम के मसले होंगे वहां महराज खड़ा होगा। और मैं वो लीडर नहीं हूं कि आवाम को आगे करके आवाम के पीछे बैठूंगा। आवाम शुरू हो जाएगी, महराज सामने खड़ा होगा, और आवाम के लिए अकेला लड़ने को तैयार हूं। सिर्फ आवाम खड़े रहे और हमारी बात हाँ से हाँ मिलाए। जिस तर्ज पे इन्होंने मुझे वोट देकर चुना है और समझा है कि मैं ईमानदार हूं, समझा है कि हमारी रहबरी कर सकता है, और अगर ये मुझे बड़ा मानते हैं, मुझे अपना रहबर मानते हैं, तो रहबर की बात जिस दिन मान जाएंगे, एक दिन तय करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर हम बाइकाट करेंगे, सरकार को घुटनों पे लाएंगे, सरकार हमारे घरों में आएगी, हमारे दरवाजे को खटखटाएगी कि भाई साहब आपका किराया। उन्हें जब चलना पड़ेगा तो सोचना भी पड़ेगा, लेकिन लोगों को जागना पड़ेगा। मैंने कहा कि 300 रुपए से हम डरते हैं, ठीक है, अगर किसी को ये है, डर लगता है कि किराया देना ही देना है, घर के अंदर आप एक बुगनी रख लीजिए, वो किराया उसमें जमा कर लीजिए। जब आपको लगेगा कि यार 1 साल के बाद बोलेंगे लाओ जी पैसा, उस टाइम आपके पास जमा पूंजी नहीं होगी, लेकिन वो बुगनी में डाला हुआ पैसा, जैसे आप बैंक में जमा कर रहे हो, गवर्नमेंट खजाने में जमा कर रहे हो, वही 400-500 हज़ार जो भी आपका किराया था बुगनी में जमा करके रखिए। आखिरी दिन कोई फैसला करेंगे, जिस दिन देना हो उसे तोड़ के वो अदा कर देंगे। लेकिन पहले प्रोटेस्ट का एक तरीका है और इस तरीके पे लोग चलेंगे। ये लोग घुटनों पे आएंगे, वो हम क्यों जाएं? एक ही चीज तो है जो हमारे हाथ में, बाकी चीजें तो सारी, स्कूल देना सरकार के हाथ में नहीं दिया, वैकेंसीज निकालना सरकार के हाथ में नहीं निकाला। हमारा काम था पढ़ना, हमारे बच्चों ने पढ़ा है, वैकेंसीज निकली। जमीन हमारी थी, जमीनों को आबाद हम कर रहे हैं। इनको काम था कि वो जमीनों की हमें नकलें देते, वो भी इन्हीं के हाथ में। एक काम है, बिजली हम जला रहे हैं, किराया हमने भरना है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी क्या हम कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, डर रहे हैं। जब ये काम करने को, इलीगल काम करने को नहीं डरते, हम तो हक अपना मांग रहे हैं। सड़कों पे उतरने से बेहतर है कि हम इस पे पाबंदी लगा लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं डोडा के अंदर स्कूल जो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूलों के अंदर वो निज़ाम नहीं है जो बच्चों को चाहिए। आपने इन स्कूलों का हाल देखा होगा या आप सुन रहे होंगे
तो उन स्कूलों का विजिट कब किया जाएगा? जिस तरह से इम्तिहानात आज चल रहे हैं, बच्चों को उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। हाल ही में हमने सुना भी, और ख़ासकर सिटी की बात करेंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है बच्चे पेपर दे रहे थे और लाइट चली गई। 1 घंटे तक लाइट नहीं थी और अंधेरे गुप में पेपर दिया बच्चों ने। तो आप उन स्कूलों का विजिट कैसे करेंगे? आप कब करेंगे? अब विजिट करने का वक्त खत्म हो गया है। अब इलाके में जाने से बेहतर है आप ज़मीनी सतह पर जो काम होने हैं उन पे फोकस करें। इस बार अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों का हुलिया बदलने वाले हैं। मॉडर्न टाइप के स्कूल होंगे जिसमें क्लासरूम बड़े खूबसूरत होंगे। अब कमरे नहीं बनेंगे, उन कमरों में बैठने की जगह का हुलिया बदलेगा और एजुकेशन का निज़ाम बदलेंगे। वैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो बेहतर आपको दिखेगा। जहाँ 2 लाख में कमरा बनता था वहाँ उस कमरे के लिए हमने 10 लाख दिया, और उस 10 लाख में आपको स्मार्ट बोर्ड आएगा, स्मार्ट क्लासरूम आएगा जिसमें अच्छे से डेस्क होंगे, बैठने की जगह होगी, अच्छा फर्निश्ड होगा। उन कमरों को बनाने का इंतज़ाम हमारा चल रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे। उसमें थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, और ख़ास करके मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से। मैं कल भी हमने बात करी है, एजुकेशन को लेकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं, जैसे शहर के अंदर जो स्कूल हैं उन स्कूलों में स्टाफ है लेकिन बच्चे नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे गांवों के स्कूल हैं जहां पर हमारे पास बच्चे हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। उन चीज़ों को हमने देखा है और उसमें थोड़ा सा शफलिंग करेंगे, अपने तर्ज पे इस पे काम करेंगे और एजुकेशन को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला मार्च से शुरू कर दीजिए। बहुत सारे जगहों पे स्कूल बंद हुए हैं, उन स्कूलों को मैं खोलना चाहता हूँ। मैंने उस पर बात की है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ कोऑपरेट करना है, वो अपने बच्चों को डालें और जगह जगह पर। और ये आपके माध्यम से मैं अभी बात कर रहा था अपने लोगों से, हम अपनी एक वीएलसी बना रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी एक वीएलसी बना रहे हैं। उसकी कमेटी को तश्कील देंगे जो उस स्कूल के अंदर विजिट करेगी, रोज़ देखेगी कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमें फीडबैक देगी और उस पर हम काम करेंगे। और जहाँ टीचर्स की ज़रूरत होगी वो सरकार से मैं कोशिश करूँगा उन जगहों को फिल करेंगे, और जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ ज़्यादा स्टाफ की उम्मीद कर सकते हैं। आप पहले असेंबली में गए, एक ही बार गए, अब आइंदा आने वाले वक्त में आप जाएंगे ज़रूर, उम्मीद है सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात पूछे कि आप बताइए कि जो मौजूर लोग हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पर जिनकी किसी की टांग नहीं है, किसी के बाजू नहीं, उनका जो पहले मंशूर में कहा गया था कि आपकी जो महीने पे पेंशन होती है वो बढ़ाई जाएगी, क्या इस पे भी बात करेंगे? जब जो विडोज़ हैं या बाकी लोग हैं जिनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पेंशन मिलती है, जिस्मानी तौर पर वो नाखेज़ है, या ये ओल्ड एज पेंशन मिलती है, क्या उन लोगों की पेंशन को बढ़ाया जाएगा, या इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? मैं सरकार का हिस्सा हूं लेकिन मैनिफेस्टो ने मैं नहीं हूं। मैनिफेस्टो सरकार का सुन लीजिए, मैनिफेस्टो, हाँ, वो एनसी का मैनिफेस्टो है। मैं सिर्फ सरकार के साथ अलायंस में हूं। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वो जो उनका मैनिफेस्टो है वो पूरा करेंगे, और जो हमारे मैनिफेस्टो में है उसमें कमी नहीं होगी। ठीक है, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो साफ है। कुछ लोगों को अभी थोड़ा पता नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरा पन्ना पलटेगा, पन्ना उसमें दिखेगा उसे कि मैनिफेस्टो में और ऐसी चीजें हैं जो किसी के कंसेप्ट में नहीं है, जो उसने अभी कभी वहमो गुमान में भी नहीं देखा होगा कि ये भी पॉलिटिशियन के उसमें मैनिफेस्टो में होती है। अभी वो पन्ना उन्होंने खोला नहीं है और वो पन्ना हमने डाल दिया, उसमें वो सारी चीजें लिखत है। मेरा मैनिफेस्टो अलग है, सरकार का अलग है, लेकिन जिस अलायंस का मैं हिस्सा हूं उस सरकार को जवाब देना आसान है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 42 एमएलएज हैं, वो एक बड़ा नाम रखते हैं, और उनसे उनके सवाल मुझे ना पूछे जाए। अलबत्ता ये है कि मैं आवाम जिस तरीके से आप मुझे आवाज उठा सकते हैं, मैं पूछूंगा भी और करवाऊंगा भी, क्योंकि उनका वादा किया हुआ मुझे तो लगता है सबसे पहले उमर साहब खुद करेंगे। क्योंकि बड़ा आदमी जब वादा करता है तो उसे पूरा करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये उनके वादे हैं, उनको वादे पूरे करने चाहिए, और उस पर जो है बहुत सारी बड़ी आवाम ने, बहुत ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मैंडेट दिया है, भरोसा दिखाया है, और उनके भरोसे को ना तोड़ते हुए। यह है पहाड़ी ज़िला है, यहाँ के बच्चे जो है निकाली जाती हैं, कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी जो है फिल करने के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है तो उस पर सिर्फ ये पोस्टें दिखाई जाती है कि ये यूटी कैडर की है।
जिस तरह से पहले होता था डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें होती थी, फिर उसके बाद आपने उससे पहले भी देखा था कि आरटी एक पैटर्न जो निकाला गया था वो अपने इलाके के अंदर जो है वो एक अच्छी सक्सेसफुल स्कीम रही थी, तालीम को किस तरह से फ़रोग दिया जाए। लेकिन उस तरह की जो है आजकल पोस्टें नहीं निकाली जाती हैं और हमसे बहुत सारे नौजवानों ने ये सवाल पूछा कि आप महराज मलिक से जब भी बात पूछेंगे तो ये बात ज़रूर रखना उनसे कि क्या फिर से डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाली जाएंगी, ताकि यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के नौजवानों को जो पढ़े लिखे इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको वो मौका मिल पाए। ये सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यूथ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के हालात हैं और इस चीज़ से हर जगह जो है लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हिली एरियाज़ के हों या बैकवर्ड एरियाज़ के हों। जो भी आप देख लेंगे उन लोगों को परेशानी, उन बच्चों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे माशरे में पढ़े हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। अब कमज़ोरियाँ भी रही हैं तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। हम क्या, बाकी अदर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, हिली एरियाज़ हैं जिनके बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। मैंने वो रेजोल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया है, मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं और उस पर आवाज़ उठाना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं खुद यूथ हूँ, मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं एमएलए नहीं होता तो सड़कों पे आपकी तरह बात कर रहा होता और उन लोगों की तरह सोचता होता और उन्हीं बच्चों की तरह आपके पास या किसी और मीडिया वाले के पास सवाल भेजता कि भाई साहब हमारे एमएलए साहब से पूछ लो कि हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इसी सोच को ख़त्म करने के लिए मैं उस नौजवानों की नस्ल में से उठकर खुद एमएलए बनाऊं, ताकि उन नौजवानों की नुमाइंदगी खुद करूं। मैं वही शख्स हूं जो आपको सवाल कर रहे हैं एमएलए साहब। मैं एमएलए साहब नहीं हूं, मैं वही नौजवान हूं जो सड़क पे आज से पहले खड़ा इन लोगों से गुहारे लगाता था, लेकिन ये लोग आम आदमी की बात न मीडिया में करते थे न ऐवान में करते थे। अब उन्हीं लोगों की आवाज़ मीडिया में भी उठेगी, ज़मीन पे भी उठेगी और ऐवान पे भी उठेगी। यही फ़र्क है हमारा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। उनको बेफिक्र रहना चाहिए। शायद अगर मेरे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, चाहे आपने अगर मेरे रेजोल्यूशन देखे होंगे, वो बिल्कुल अलग हैं और लोगों के हित में हैं, नौजवानों की बेहतरी के लिए हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि अब सरकार को फैसला लेना है। अब अगर वो ये सोचे कि महराज एमएलए डोडा का है तो इसकी बात नहीं माने, कुछ लोगों को तकलीफ होती है किसी की सलाह लेने के लिए। अब हो सकता है उसे ये भी लगता है कि इसकी सलाह अच्छी है, लेकिन लेने से इनकार करते हैं। मैं चाहता हूँ बड़ा वही होता है जो अच्छी बात को पकड़े, जो अच्छी बात को समझे। हमने रेजोल्यूशन दिया है, हमने जगह जगह के नौजवानों से गुजारिश की है कि वो रेजोल्यूशन में बात हमने रखी है, उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए अपने अपने एमएलएज को फोर्स कीजिए कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्टें हैं उन पे काम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तहसील पे भी होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। अब एक जीआरएस की पोस्ट निकलती है तो जीआरएस के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट की क्या जरूरत है? आप जीआरएस की पोस्ट के लिए वहीं से कर लीजिए। आपको जैसे आया की पोस्ट के लिए उन्होंने किया तो वहीं से लोकल किया, वही चीज होनी चाहिए। बाकी छोटी छोटी पोस्टों के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात मत कीजिए, आप तहसील की भी बात कीजिए। अब ये डिस्ट्रिक्ट इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि इन्होंने सीधा यूटी स्टेट देश के साथ हमें कम्पीट कराने पे मजबूर किया। उन चीज़ों पे बात हो रही है, हमने रेजोल्यूशन डाला है और उन नौजवानों से गुजारिश है कि वो नौजवान जो है वो अपने एमएलएज, अपने लोगों को तैयार करें ताकि रेजोल्यूशन को पास करने में आसानी हो। अच्छा, आपने दफ्तर भी खोल दिया, अपना ऑफिस खोल दिया, तो ऑफिस जो हमने देखा आपके पोस्ट पे जो आपने फेसबुक पे डाल दिया, डाला था, लेकिन ऑफिस तभी खुला है जब हम जीते थे। अब ये बात अलग है, वक्त कम मिलता है बैठने का, वहाँ पे लड़के ऑलरेडी बैठे हैं, जो अभी कोई भी बैठ सकता है। ये ऑफिस वहाँ पे परमानेंटली तो है नहीं हमारे पास स्टाफ कोई, लेकिन फिर भी जो जो आ सकते हैं बैठ सकते हैं। ये पब्लिक का ऑफिस है, पब्लिक के काम करने, यहाँ किसी एक आदमी के लिए हम काम नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े बड़े वादे हमने किए हैं और उन वादों से बाहर नहीं जाएंगे और ईमानदारी से आवाम का पैसा आवाम तक पहुँचाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों का भरोसा है, तोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो गरीबों को लूटेंगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे महराजुद्दीन मलिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े थे और इन्होंने जो भी हमारे साथ कहा, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। और जो कुछ आपके सवालात और कुछ पूछने के लिए होंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और दोबारा आइंदा आने वाले वक्त में वो इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए जेके न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।